अस्सलाम वालेकुम जोशीले ट्रैवलर्स। उम्मीद है भी तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मेरे उन तमाम दोस्तों के लिए है जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और सबसे पहले उनके दिमाग में ऑस्ट्रेलिया आ रहा होता है। उसके मल्टीपल रीज़न्स हैं। कुछ उनके जानने वाले उनको मशवरा दे रहे होते हैं, कुछ उनके दोस्त वहाँ पे मौजूद होते हैं जो उनको कह रहे होते हैं एक बार ऑस्ट्रेलिया आ जाओ, बाकी सारी सेटिंग आपका भाई करा देगा। उसके अलावा ये भी कि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा जो है वो ई वीज़ा है और आजकल के हालात में जब यूरोप की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिल रहे, जर्मनी, इटली, स्पेन, अगर हम इन कंट्रीज़ की बात करें तो लोग 50-50 हज़ार में बेचारे मजबूरन इनके अपॉइंटमेंट्स ख़रीद रहे हैं, क्योंकि जब वो वीज़ा का फॉर्म फिल कर देते हैं, सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट कर लेते हैं और VFS की वेबसाइट पे जाके जब वो अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश करते हैं तो उनको पता चलता है कि अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल ही नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपॉइंटमेंट का ये सब चक्कर नहीं है। फॉर्म सबमिट होने के 5 दिन के अंदर आप अपना बायोमेट्रिक देते हैं और विद इन 1 to 2 मंथ्स आपका रिजल्ट आ जाता है। आज की वीडियो आपने बहुत ही फुर्सत से देखनी और आखिर तक देखनी, क्योंकि इस एक वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेंगे तो बिलीव करें आप अपना विजिट वीज़ा खुद से अप्लाई कर सकते हैं। और स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन रहती है तो हमारा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं या हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी बिजी हैं तो इस वीडियो को सेव कर लें, ताकि जब आप सुकून से फ्री हो जाएं तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकें। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। पहले पार्ट के अंदर मैं आपको सारी रिक्वायरमेंट्स बता दूंगा जल्दी जल्दी, ताकि आप वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें। एंड सेकंड पार्ट में मैं आपको प्रॉपरली एक फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा कि कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं आपको अपना विजिट वीज़ा का फॉर्म फिल करने के लिए। तो आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं दोस्तों, मगर पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। दोस्तों, किसी भी अच्छी कंट्री के लिए आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सेम रहेंगे। इसमें सबसे पहले आपका पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 मंथ्स की होनी चाहिए। उसके अलावा आपका CNIC अपडेटेड हो, आपका FRC अपडेटेड हो, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका MRC अपडेटेड हो। उसके अलावा वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर बिजनेस लेटर हेड के ऊपर हो, अगर आप बिजनेस करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप, आपकी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ्स की मेंटेन और आपका बैंक मेंटेनेंस लेटर। अगर आप कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर चुके हैं या आपके पास है तो आपको उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने पड़ेंगे। अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं तो आपको उस इन्वेस्टमेंट्स की डीड्स भी लगानी पड़ेंगी। कोई बाइंग सेलिंग की है तो आपको सेल्स डीड अटैच करनी पड़ेंगी और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे जो आपकी होम कंट्री से आपके टाइज को स्ट्रॉन्ग बना सके। आइए अब चलते हैं फॉर्म फिलिंग की तरफ। फॉर्म के एंड पे भी एक डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन आएगा, वहाँ मैं मजीद आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊँगा। दोस्तों, मैंने इस वक्त अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है। आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर या मोबाइल की स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक सर्च इंजन मैंने खोला हुआ है, गूगल। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल आसानी से फॉर्म फिल करना आ जाए। सबसे पहले आपने सर्च करना है ऑस्ट्रेलियन विजिट वीज़ा फॉर्म। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे आपके सामने जो पहला लिंक आ रहा है वो है विजिटर वीज़ा सब क्लास 600, जो कि ऑस्ट्रेलियन ई वीज़ा का नाम है। हम इस पर क्लिक कर देंगे तो एक होम पेज के ऊपर, एक ये वेबसाइट के ऊपर ये आपको लेके चला जाएगा। अब इस लैंडिंग पेज में क्या है, ये वो लैंडिंग पेज है जहां पर आप जो हैं अगर ऑस्ट्रेलिया के बाहर से विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट आपके सामने आ जाएगा। इसमें सबसे पहले देखें आप अबाउट दिस वीज़ा, ये वीज़ा के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ये सब कर लें। भाई प्रोसेसिंग टाइम कितना है, ये आ गया प्रोसेसिंग टाइम कि भाई इसके अंदर प्रोसेसिंग टाइम क्या है, इसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस कौन सी है, ट्रैवल कौन सा है। देन उसके बाद इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्या है कि भाई हेल्थ एलिजिबिलिटी क्या है, करेक्टर रिक्वायरमेंट क्या है, डेट्स क्या है, सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में इसके अंदर उन्होंने डिफाइन की हुई है, स्टेप बाय स्टेप बिफोर यू अप्लाई। अच्छा, अब देखें अगर आप इस बिफोर यू स्टेप बाय स्टेप में जाते हैं, बिफोर यू अप्लाई में, तो ये शो ऑल स्टेप्स कर रहा है कि भाई आप अपना पासपोर्ट चेक कर लें, अपना ऑर्गेनाइज कर लें, आप हेल्थ एग्जामिनेशन। अच्छा, ये होता है जब आप विजिट वीज़ा के लिए, खैर ये रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, एप्लीकेशन के लिए कोई हेल्प चाहिए तो आप जो है यहाँ पे इन्होंने कुछ अपने एजेंट्स दिए हुए, उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा गैदर योर डॉक्यूमेंट्स में आ जाएं आप। गैदर योर डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, ID कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ये सब चीज़ें, ठीक है। देन उसके बाद आप अप्लाई द वीज़ा। अप्लाई वीज़ा कैसे करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन। और उसके बाद आफ्टर अप्लाई द वीज़ा, वही जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अपनी बायोमेट्रिक देने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम दोबारा से आते हैं ऊपर ओवरव्यू पे और ये अप्लाई का ऑप्शन आपको दिख रहा है। अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ पे एक मेरी ID लिखी हुई नज़र आ रही है। अच्छा, अब नीचे एक और ऑप्शन है क्रिएट IMEI अकाउंट। अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें,
तो अगर जैसे मेरा अकाउंट नहीं बना हुआ, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, फैमिली नेम एज़ पर योर पासपोर्ट, वो सारी चीज़ें सेलेक्ट करेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। आपकी ईमेल के ऊपर एक जो है वो कंफर्मेशन ईमेल आएगी, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपकी आईडी एक्टिव हो जाएगी। देन आप वापस इस लिंक के ऊपर आएंगे, यूज़र नेम एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा अपने पेज के ऊपर। ये देखिए, अच्छा अब ये पेज आपके सामने खुल चुका है। ठीक है भाई, सारी चीज़ें मैंने इसको देख ली। अच्छा, ये यहाँ पे आपको ये भी दिखा रहा होगा कि आप जो है वो कब आखिरी दफ़ा आपने लॉगिन किया। अब मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। जब मैं इसे कंटिन्यू करूँगा तो ये मुझे आगे रीडायरेक्ट करके फॉर्म के ऊपर ले आएगा। अब ये टोटल फॉर्म जो है वो 19 पेजेस का फॉर्म है। इस वक्त हम फॉर्म के पहले पेज पे हैं। सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशंस को आपने एग्री करना है। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से ओपन करके रीड भी कर सकते हैं, सारी डिटेल इसमें लिखी हुई है। देन नेक्स्ट पेज के ऊपर आप जाएंगे। नेक्स्ट पेज के ऊपर वो आपसे पूछेगा कि भाई क्या आप इस वक्त करंटली ऑस्ट्रेलिया में हैं या ऑस्ट्रेलिया से बाहर हैं। तो आप इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से बाहर हैं तो आप इसको येस कर देंगे। आगे वो पूछ रहा है करंट लोकेशन क्या है, तो भाई करंट लोकेशन आपकी पाकिस्तान है। लीगल स्टेटस आपका क्या है कि यहाँ पे मैं सिटीज़न हूँ। अच्छा, मैं किस लिए जाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे 4 तरह के पर्पज़ आ रहे हैं। पहला पर्पज़ है बिजनेस विजिटर स्ट्रीम। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने बिजनेस के लिए कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं, कोई ट्रेनिंग अटेंड करने जा रहे हैं, या किसी जैसे इन्होंने नेगोशिएशंस बोली हुई हैं। अच्छा, ये वर्क के लिए नहीं है। अच्छा, अब कॉन्फ्रेंसेज और मीटिंग्स जो हैं वो मेनली बिजनेस विजिट के अंदर आ रही होती हैं। फ्रीक्वेंट ट्रैवलर स्ट्रीम मतलब कि भाई आप किसी टूरिज्म या बिजनेस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। स्पॉन्सर्ड फैमिली स्ट्रीम मतलब कि आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए, ये भी विजिट वीज़ा के लिए खैर हम नहीं करते, जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होते हैं। आपको फर्स्ट टाइम अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको टूरिस्ट के लिए अप्लाई करना है। ठीक है। अच्छा, लिस्ट ऑल रीजंस फॉर विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया, आपने अप्लाई करना है टूरिज्म। ठीक है। अच्छा, अब गिव डिटेल ऑफ एनी सिग्निफिकेंट डेट्स ऑन विच द एप्लीकेंट नीड्स टू बी इन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, यहाँ पर आपको सबसे पहले इस फॉर्म को स्टार्ट फिलिंग करने से पहले आपको करना ये है कि आपको, जैसे मैंने ये नोट पैड के ऊपर मैंने अपनी ट्रैवल डेट्स लिख ली हैं। ठीक है। अब मैं 8 डेज़ का अपना प्लान बना रहा हूँ। लेट्स अज्यूम कि मैं जाना चाह रहा हूँ 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर को मैं जाऊँगा कराची से, और मैं वापसी अपनी करूँगा 2 जनवरी को। ठीक है ना। तो कराची टू मेलबर्न एंड देन मेलबर्न टू कराची, ये मैंने अपना एक छोटा सा प्लान रेडी कर लिया है। अच्छा, मैंने लिख दिया ये। अच्छा, वो बोल रहा है सिग्निफिकेंट डेट्स, तो मैंने ये लिख दिया। सही है। देन आगे आए थे, इज दिस एप्लीकेशन बीइंग लॉन्च एज पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन, क्या आप किसी ग्रुप के साथ जाना चाह रहे हैं। नो, ग्रुप के साथ नहीं जाना है, तो मैंने इसे नो कर दिया सिंपली। अच्छा, इज द रिप्रेजेंटेटिव ट्रैवलिंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, नहीं, नो कर दिया मैंने इसको भी। देन इसको नेक्स्ट किया मैंने। अब पेज नंबर 3 पे मैं पहुंच चुका हूँ। पेज नंबर 3 पे मुझे अपनी पूरी की पूरी डिटेल्स एंटर करनी है। अच्छा, अब डिटेल्स कैसे एंटर करूँगा मैं, सबसे पहले मेरा फैमिली नेम आ जाएगा। फैमिली नेम है मेरा खान। देन मेरी गिवन डिटेल्स आ जाएंगी। देन जेंडर आ जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। ठीक है जी। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद, अच्छा दोस्तों, मैं अपनी पासपोर्ट डिटेल्स एंटर कर चुका हूं, और ड्यू टू प्राइवेसी रीजंस मैंने उसको ब्लर किया हुआ है, लेकिन मैंने आपको हेड्स ओपन किए हुए हैं कि किस तरह से आप अपनी पासपोर्ट डिटेल्स के अंदर एंटर कर सकते हैं। अच्छा, देन इसके अंदर एक और चीज़ है, प्लेस ऑफ इशू। तो प्लेस ऑफ इशू है कराची, पाकिस्तान। देन डज दिस एप्लीकेंट हैव अ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, येस। देन उसको मैं ऐड करूँगा। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मैंने आपको अपनी आईडी कार्ड की डिटेल्स जिस तरह से एंटर की है वो भी बता दिया है। मैं इसे कंफर्म करूंगा। मैं सारी डिटेल्स डाल चुका हूँ। ये सामने हेड्स दिए हुए हैं सारे, इनको आप फिल करेंगे एंड देन आप इसे कंफर्म कर देंगे। जैसे ही मैं इसे कंफर्म करूँगा तो अब आप ये देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन के ऊपर सामने आपको मेरी आईडी कार्ड की डिटेल्स डली हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाएगा कि इज़ द एप्लीकेंट पैसिफिक ऑस्ट्रेलिया कार्ड होल्डर, नो, मैं इसे नो कर दूंगा। अब प्लेस ऑफ बर्थ की डिटेल्स आ जाएंगी सबसे पहले। तो कराची, सिंध, पाकिस्तान। रिलेशनशिप स्टेटस क्या है भाई, मैरिड हूँ मैं, तो मैंने मैरिड डाल दिया है। आगे वो पूछ रहा है इज दिस एप्लीकेंट करंटली और दे हैव बीन नोन बाय एनी अदर नेम्स, नो,
कि कोई आपको चिंटू पिंटू बुलाता हो तो आप यस कर दें और यस करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं वो नेम, लेकिन ना लिखें तो बेहतर है। प्यार का नाम जो आपका मेन नाम है वो ही लिखा जाए। अच्छा, इज़ दिस एप्लीकेंट अ सिटीजन ऑफ द सेलेक्टेड कंट्री ऑफ पासपोर्ट? यस। अच्छा, इज़ दिस एप्लीकेंट सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री? नो। प्रीवियस ट्रेवल टू ऑस्ट्रेलिया? नो। हैज़ दिस एप्लीकेंट प्रीवियसली अप्लाइड फॉर वीज़ा? अगर आपने अप्लाई किया है और किसी भी रीज़न की ऐसे रिजेक्शन आई है तो वो आप बताएंगे यहाँ पे, क्योंकि मैंने नहीं किया तो मैंने नो कर दिया है। डज दिस एप्लीकेंट हैव एन ऑस्ट्रेलियन वीज़ा ग्रांट नंबर? नो। एप्लीकेंट हैव एनी अदर डॉक्यूमेंट टू ट्रेवल? नो। एप्लीकेंट हैव एनी अदर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट? नो। हैज़ दिस एप्लीकेंट अंडरटेक अ हेल्थ एग्जामिनेशन फॉर एन ऑस्ट्रेलिया वीज़ा इन द लास्ट 12 months? नो। ठीक है जी। अब मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। अब पेज नंबर 4 पे अब ये मेरी पूरी मुझे डिटेल्स बता रहा है। अब ये मुझसे नीचे पूछ रहा है कि क्या ये जो डिटेल आपने बताई है ऊपर करेक्ट है? तो ये यस बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं नेक्स्ट करके पेज नंबर 5 पे आ जाऊँगा। दोस्तों इस वक्त स्क्रीन के ऊपर पेज नंबर 4 पे आप जो अपनी पासपोर्ट डिटेल्स और NIC डिटेल एंटर करेंगे वो सारी आपको लिखी हुई नजर आएगी। ठीक है, देन वो नीचे आपसे पूछेगा इज दिस अबव इन्फॉर्मेशन करेक्ट। अगर ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं होगी तो ये आपको आगे प्रोसीड नहीं करेगा। अक्सर लोग डमी डिटेल डाल रहे होते हैं तो डमी डिटेल नहीं डालेंगी, आपको अपनी रियल डिटेल डालनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट किया जाएगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, वेरीफाई करेगा एंड देन अब जैसे ही ये वेरीफाई कर लेगा तो ये यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर जनरेट कर देगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप जो पासपोर्ट डिटेल्स अपनी एंटर करेंगे वो सारी की सारी आ जाएगी। आपको एक दफ़ा उसको दोबारा रिव्यू करना है, मैच करना है अपने पासपोर्ट और CNIC से एंड देन आप उसको यस करेंगे और आगे प्रोसीड कर देंगे। अगर ये इन्फॉर्मेशन गलत होगी तो ये आगे प्रोसीड नहीं होगा। अब क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सही है तो ये आगे प्रोसीड हो गया है। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आपके साथ कोई और भी ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर रहा है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके साथ आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, तो आप यस करेंगे और उनकी फैमिली डिटेल्स यहाँ पे ऐड करेंगे। अगर कोई नहीं कर रहा, आप अकेले जा रहे हैं, तो आप इसे नो करेंगे और आप एप्लीकेशन को नेक्स्ट करके प्रोसीड कर देंगे। नेक्स्ट पेज के ऊपर वो आपसे आपकी कंट्री ऑफ रेजिडेंस दोबारा पूछेगा। आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर देंगे। पाकिस्तान के बाद वो आपसे आपका द एप्लीकेंट मे बी रिक्वायर्ड टू अटेंड इन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ऑफिस फॉर एन इंटरव्यू क्लोजेस्ट टू द एप्लीकेंट करंट लोकेशन। तो आप इसमें अपनी लोकेशन डाल दें, क्लोजेस्ट लोकेशन आपकी कौन सी आ रही है, तो वो इस्लामाबाद के अंदर ही आएगी, वहाँ पे एम्बेसी है आपकी। ठीक है, देन उसके बाद वो आपसे आपके एड्रेसेस पूछेगा। ठीक है, तो आप अपने एड्रेसेस इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, ये मैंने अपनी एड्रेस की डिटेल इसके अंदर डाल दी है। नंबर्स पूछेगा तो आप यहाँ पे अपने नंबर्स डाल देंगे। देन आपसे पोस्टल एड्रेस का वो पूछेगा, तो अगर आपका यही पोस्टल एड्रेस है तो आप इसको यस कर देंगे, यस यही मेरा पोस्टल एड्रेस है। ईमेल कंफर्म करेगा आपसे दोबारा एंड देन आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ तक का फॉर्म बिल्कुल आसान है, आप खुद भी फिल कर सकते हैं। इस वक्त इसमें कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है जो कि कोई ट्रिकी हो या मतलब कोई ऐसी चीज़ हो जो कि आम आदमी ना कर सकता हो। आगे पूछा जा रहा है कि डज द एप्लीकेंट ऑथराइज अनदर पर्सन टू रिसीव रिटन करस्पॉन्डेंस ऑन देयर बिहाफ। तो आप बोले नो, आप खुद ही अपने उसके ऊपर कर रहे हैं। अच्छा, आगे फिर वो पूछ रहा है द डिपार्टमेंट प्रीफर्स टू कम्युनिकेट इलेक्ट्रॉनिकली, तो क्या आप इस ईमेल एड्रेस पे ही कम्युनिकेट करेंगे? आप बोलेंगे यस बिल्कुल इसी पे करेंगे। देन उसके बाद आप दोबारा नेक्स्ट कर देंगे। आगे ये पूछेगा डज द एप्लीकेंट हैव एनी मेंबर ऑफ देयर फैमिली नॉट ट्रेवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया हु आर नॉट ऑस्ट्रेलियन सिटीजन और ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट्स। मतलब कि क्या इस एप्लीकेंट का कोई मेंबर जो है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहा जो कि ऑस्ट्रेलियन सिटीजन नहीं है, तो हम इसको नो कर देंगे। ठीक है जी, आगे चलेंगे हम। आगे वो ये बोल रहा है भाई अ प्रोपोज पीरियड ऑफ स्टे, डज द एप्लीकेंट इंटेंड टू एंटर ऑस्ट्रेलिया ऑन मोर देन वन ओकेजन। आप इसे नो करें क्योंकि आप एक ही दफ़ा ट्रेवल करना चाह रहे हैं। हाउ लॉन्ग डज द एप्लीकेंट प्लान टू स्टे इन ऑस्ट्रेलिया, तो ये 3 months का आपका वीज़ा है तो आप 3 months इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, अब मैंने आपको एक चीज़ आ गया। अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि फॉर्म फिल करने के लिए उनको लगता है यार कोई भी डेट सेलेक्ट कर लो। अब मिसाल है वहाँ पे मैंने 20 दिसंबर सेलेक्ट की होती, अब यहाँ पे तो मैं भूल चुका होता, मैं अब 23 दिसंबर डाल देता तो ये फॉर्म के अंदर आपके मिस मैच आता जिसकी वजह से वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाता, होता हुआ वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाता। इसलिए हमेशा अपना ट्रैवल प्लान, ये तो मैंने खाली एक डेट लिखी है, आप लोगों को अपना पूरा ट्रैवल प्लान प्रॉपर वे में लिखना होगा जिसके अंदर आपको अपनी आइटनरी भी बनानी होगी। अब इसी चीज़ के हम पैसे लेते हैं कि भाई हम आपकी एक प्रॉपरली आइटनरी बनाते हैं।
हैं, उस आइटनरी के हिसाब से हम आपके होटल सेलेक्ट करते हैं। उन होटल्स की बुकिंग रियल होती है और ऐसा कोई डमी बुकिंग नहीं होती, वो प्रॉपर रियल बुकिंग होती हैं, जो कि अगर आप क्रॉस चेक भी करेंगे तो उसका रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा। यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं लोगों के, वो आते हैं, क्योंकि हम उसके अंदर कोई लूप होल नहीं छोड़ते, हम एक वाटर टाइट केस बना रहे होते हैं। खैर, आप यहाँ से अपनी डेट ऑफ ट्रैवल दोबारा सेलेक्ट करेंगे। 23 दिसंबर मेरी डेट ऑफ ट्रैवल थी। दिसंबर 23 और मैंने अपनी वापसी की डेट रखी थी 2 जैन, तो मैं इसे 2024 करूँगा, जैन करूँगा और ये 2। अब मैंने सेम डेट सेलेक्ट करनी है। विल द एप्लीकेंट अंडरटेक अ कोर्स ऑफ स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया? अगर कभी गलती से भी येस नहीं कीजिएगा। अगर आप किसी सगे भाई ने, मामू ने, चचा ने बोला भी है कि आके कोई कोर्स कर लो और ये कर लेंगे, कोई सेटिंग बना लेंगे, तब भी हरगिज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है। नो, आप कोई कोर्स करने नहीं जा रहे, आप सिर्फ विजिट के लिए जा रहे। विल द एप्लीकेंट विजिट एनी रिलेटिव फ्रेंड्स और कॉन्टैक्ट्स वाइल इन ऑस्ट्रेलिया? अगर आपके कोई दोस्त वहाँ पे रहते हैं तो आप कर सकते हैं येस, लेकिन जितने ज़्यादा येस करेंगे ना, उतने ज़्यादा सवाल उठते चले जाएंगे। जितने ज़्यादा सवाल उठेंगे उतने ज़्यादा सवालों के आपको जवाब देने पड़ेंगे। लोगों को अक्सर ये लगता है कि यार हमारे वहाँ पे सगे रिश्तेदार रहते हैं, नेशनैलिटी होल्डर हैं, उनके पास स्टेटस है वहाँ पे, तो उनके नाम मेंशन करने से केस शायद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आपको वीज़ा टूरिज़्म पर्पज़ से मिलना है तो वो वैसे भी मिल जाएगा, अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है। तो मैं अपने केस में इसको नो ही कंसिडर करता हूँ, इसको मैं नो कर देता हूँ। नेक्स्ट करते हैं। अब पेज नंबर 11 के ऊपर वो मुझसे पूछ रहा है करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल। अब मैं क्योंकि एक सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ तो मैं इसके अंदर जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड कर दूंगा। अगर आप अपना कोई बिजनेस जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी जॉब की डिटेल यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है जी। अब मैंने इसको मैनेजर्स कर दिया। ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमारा है दी जोश टूअर्स, मैंने वो डेट डाल दिया। स्टार्ट डेट पूछ रहे हैं एम्प्लॉयर के साथ आपकी कब से है, तो मैं वो डाल दूंगा। और वो आप अपनी मर्ज़ी से जैसे, लेकिन उसकी जिसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों। देन फिर वो पूछ रहा है कि कहाँ पर है, ये कंट्री पाकिस्तान है। एंड देन उसने ऑफिस का एड्रेस पूछा है, तो मैंने ऑफिस का एड्रेस डाल दिया है। और उसके बाद ये प्रोविंस पूछेगा। प्रोविंस के बाद ये नंबर पूछेगा, बिजनेस नंबर, मोबाइल नंबर, एंड देन ईमेल, देन अगेन नेक्स्ट। अब यहाँ से शुरू होते हैं ट्रिकी क्वेश्चंस। अक्सर लोग बोलते हैं यार हमारे पास तो बैंक स्टेटमेंट नहीं है लेकिन हमें कोई फ़ंड कर देगा, तो भाई उनके लिए ये आ गया सपोर्टेड बाय अदर पर्सन। ठीक है ना। अब वो नीचे आपसे पूछेगा सपोर्ट कैसी है, फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, मतलब पैसा आपके हाथ में दे देंगे, अकोमोडेशन वहाँ पे करा देंगे, या ऑल कॉस्ट। लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन जब मैं ये सेलेक्ट करता हूँ तो उस आपके दोस्त का या आपके रिश्तेदार का पूरा तमाम चीज़ें चेक होंगी। ये पाकिस्तान नहीं है कि मैं, अगर मेरा कोई रिश्तेदार या खाला का बेटा या मेरा कोई कज़न आ रहा है तो मैं उसे गद्दा डाल के ऊपर चादर बिछाऊंगा, तकिया दूंगा और बोलूँगा बेटा यहाँ सो जाना रात को, सुबह चले जाना शाम की गाड़ी से। ये है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे सारी चीज़ें चेक की जाएंगी कि अगर उनके घर में एक गेस्ट आके ठहर रहा है तो उनके घर में इतनी जगह है कि वो एक गेस्ट को ठहरा सकते हैं। उनके पास एक एक्स्ट्रा रूम है जो कि उनके लिए, उनके गेस्ट के लिए होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बेडरूम के अंदर ही बराबर में गद्दा डाल के गेस्ट को सुला दिया जाए। ये ऑस्ट्रेलिया में पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा इसके अंदर आप सेल्फ फंडेड ही करें। अपनी प्रोफाइल बेहतर बनाएं कि आप बोलें भाई मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास टिकट के भी पैसे हैं, मेरे पास अकोमोडेशन के भी पैसे हैं, टूर के भी पैसे हैं, तो मुझे किसी से हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है। आगे चलते हैं। What fund will the applicant have available to support their stay in Australia? अच्छा, ये आपका अवेलेबल बैलेंस है जो आपके अकाउंट स्टेटमेंट की क्लोजिंग है। अब एज्यूम कर लें ऑस्ट्रेलियन डॉलर 200 रुपये का चल रहा है और आपके अकाउंट में 18 लाख रुपए हैं, तो मैं सिंपल 18 लाख को डिवाइड कर दूंगा 200 से, तो ये आ गए 9000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो मैं लिख दूंगा 9000 AUD जो मेरे अकाउंट में बैलेंस है। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर कुछ डिटेल में भी लिख सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करते हैं तो ये आपको इसके बारे में डिटेल भी दे देगा कि फंडिंग क्या होती है। वो बता रहा है कि एप्लीकेंट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव एडिक्वेट फंड्स फॉर देयर पर्सनल सपोर्ट ड्यूरिंग देयर स्टे इन ऑस्ट्रेलिया। Then depending on applicant circumstance, the government may ask for evidence of financial capacity जो कि आपकी बैंक स्टेटमेंट है,
और लेटर ऑफ सपोर्ट है, जो कि अगर आप शो कर रहे हैं कि मुझे कोई सपोर्ट कर रहा है। ठीक है जी, देन इसको दोबारा से नेक्स्ट कर लेंगे। इसके अंदर झूठ नहीं बोलिएगा, जो जितना पैसा हो ना अकाउंट में वही लिखिएगा, झूठ का कोई फ़ायदा नहीं। आगे ये पूछ रहा है कि आखिरी 5 सालों के अंदर क्या ऑस्ट्रेलिया आए हो या कोई 3 महीने से ज़्यादा कहीं पे रुके हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो नहीं भाई। क्या आप एप्लीकेंट जो है वो किसी अस्पताल गया है या हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए ऑस्ट्रेलिया गया है? नहीं। क्या जो एप्लीकेंट है उसने कहीं पे वर्क किया है, स्टडी किया है या हेल्थ केयर वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया आया है? नहीं। क्या एप्लीकेंट जो है वो इस नीयत से आ रहा है कि मैं वहाँ आके जो है वो डिसेबिलिटी केयर अप्लाई कर दूंगा या काम करूंगा या पढ़ूंगा? तो नहीं। अच्छा, आगे वो पूछ रहा है हैज़ एनी एप्लीकेंट एवर हैड करंटली हैव ट्यूबरकुलोसिस, क्या कभी आपको टीबी हुआ है या कभी आपको किसी ऐसे करीबी रिश्तेदार को टीबी हुआ हो या कभी आपने चेस्ट का एक्सरे कराया हो तो वो एबनॉर्मल आया हो? नहीं है तो नो कर दें इसको, येस है तो फिर उसको बताएं किसको हुआ था, उसकी डिटेल दें। सही है, नो कर दें इसको। आगे फिर वो बोल रहा है भाई कभी ब्लड डिसऑर्डर, कैंसर, हार्ट डिजीज़, हेपेटाइटिस बी, HIV एड्स, किडनी डिजीज़, कोई मेंटल इलनेस, कोई प्रेगनेंसी, इसमें से कोई भी सिम्टम आपको आया है तो आप उसे येस कर दें, नहीं आया है तो आप उसे नो कर दें। आगे वो पूछ रहा है क्या एप्लीकेंट जो है उसको मोबिलिटी केयर की ज़रूरत है, मतलब कि क्या वो डिसेबल है, क्या उसको स्पेशल केयर चाहिए चलने फिरने के लिए? नहीं चाहिए तो आप इसे नो कर दें। अब इसको मज़ीद आप दोबारा नेक्स्ट करेंगे। अब 16 पेज के ऊपर जो है ये आपसे सारे लॉ से रिलेटेड सवाल पूछेगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब वो बोल रहा है इफ़ द एप्लीकेंट आंसर येस टू एनी ऑफ द करेक्टर डिक्लेरेशन दिस दे मस्ट हैव ऑल रेलेवेंट डिटेल्स फॉर कंबाइंड एप्लीकेशन, मतलब कि अगर आप इनमें से किसी भी सवाल का येस देते हैं तो आपको उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। पहला सवाल ये है कि भाई कभी भी आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हुई है, FIR कटी है आपके ऊपर किसी भी केस में, चोरी चकारी किसी भी केस में कटी है तो येस कर दें। येस करें और फिर बताएं कौन से थाने में किस SHO ने काटी थी और क्या मसला था आपका। नहीं हुई है तो नो कर दें आप इसको। आगे फिर वो पूछ रहा है कि भाई आप अपने मुल्क के अंदर कभी दंगे, फसाद, जलाओ गिराओ, टायर जलाने में कहीं पे भी इन्वॉल्व रहे हैं जिसका ऑफिशियल रिकॉर्ड हो? अनऑफिशियली आपने चाहे कुछ भी किया हो अपने मुल्क के अंदर, जिसका ऑफिशियल रिकॉर्ड हो, जिसकी FIR कटी हो, जिसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री हो? नहीं है तो नो कर दें आप। उसके आगे वो बोल रहा है कभी आप डोमेस्टिक वायलेंस, कभी बीवी को मारा हो, कभी बहन भाइयों को घर में मारा हो, कभी कोई ऐसा सिलसिला हुआ हो जिसमें कोर्ट तक बात चली गई हो, जायदाद का फड्डा हो गया हो? नहीं हुआ है तो आप उसको नो कर दें। आगे वाला सवाल ये पूछ रहा है कि कभी ऐसा हुआ है कि पुलिस आपके घर पे आ गई अरेस्ट वारंट लेके कि भाई आपको गिरफ्तार कर रहे हैं और वकील आपकी ज़मानत कराएगा? अगर नहीं है तो आप इसको नो कर दें। आगे वो पूछ रहा है कि भाई क्या आपने कभी किसी बच्चे के साथ ज्यादती का शिकार करा है? अगर करा है तो येस कर दें, नहीं है तो आप इसको नो कर दें। आगे पूछ रहे हैं कि भाई क्या आप कभी किसी को हैरेस किया है, आपने कभी किसी को तंग किया है? आपने नहीं किया है तो आप इसको नो कर दें। उसके बाद वो पूछ रहा है कि भाई कभी आपने कोई इंसैनिटी, कोई पागलपन का मुजाहरा किया? नहीं किया तो आप इसे नो कर दें। उसके बाद फिर इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि कभी आपको कोर्ट ने जो है वो गिल्टी कर दिया और आपने बोला हो कि भाई मैं हाई कोर्ट जा रहा हूँ और मैं अब जो है वो प्लीड करूँगा, नहीं किया तो नो कर दें। उसके बाद जो है वो आप कभी ऐसा हुआ है कि आपकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी रिस्क पे आ गई हो? नहीं किया है तो नो कर दें। कभी आप किसी वॉर के क्राइम में, कभी आप किसी जेनोसाइड में इन्वॉल्व हुए हैं तो येस करें, अदरवाइज नो। मेनली इसमें सारे जो क्वेश्चंस हैं वो वायलेंस और इन तमाम मुकदमात से रिलेटेड हैं। लेकिन अगर आप पे कोई मुकदमा हुआ है और उसका रिकॉर्ड मौजूद है तो आपने उसको येस करना होगा। नहीं हुआ तो आप सब क्वेश्चंस पे नो करके आगे बढ़ जाए। ठीक है भाई। देन फिर वो ये बोल रहा है कि हैज़ द एप्लीकेंट हेल्ड और डज द एप्लीकेंट करंटली होल्ड ऑस्ट्रेलियन वीज़ा? अगर होता तो हम ये अप्लाई क्यों करते, इसको आप नो करें। हैज़ द एप्लीकेंट एवर बीन इन ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्री? नो। उसके बाद वो पूछ रहा है हैज़ द एप्लीकेंट एवर हैड ऑस्ट्रेलियन वीज़ा? नो। अगर वीज़ा रिजेक्ट हुआ है तो येस करेंगे और उसकी डिटेल डालेंगे। अब आखिरी पेज पे यह है डिक्लेरेशन, अंडरटेकिंग कह लें आप इसको। इसमें वो आपसे यही पूछेगा कि भाई आपने सब कुछ पढ़ लिया, समझ लिया अच्छी तरह से? आप बोलेंगे यस मैंने पढ़ लिया है, मैंने समझ लिया है, सारी इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म पे सही लिखी है? बिल्कुल मैंने सारी इन्फॉर्मेशन सही लिखी है। आप ये समझ रहे हो ना कि अगर कोई फ्रॉड किया तो आपके खिलाफ कानूनी चारागाही की जाएगी? आप बोलते हैं यस मैं समझ चुका हूँ। आप समझ चुके हो कोई भी फ्रॉड डॉक्यूमेंट डाला तो अच्छा नहीं होगा, आपने यस कर दिया। उसके बाद उसने पूछा आपसे कि आपको पता है ना कि इसके क्या नताइज संगीन हो सकते हैं अगर आपने गलती की कोई? बोला यस मुझे पता है। उसके बाद उसने बोला फॉर्म 1442I पढ़ लो, उसके अंदर भी प्राइवेसी नोटिस हैं तो वो पढ़ लीजिए और उसको भी यस कर दीजिए और इसको भी यस कर दीजिए। इन सब में अंडरटेकिंग है। एग्री नॉट टू अंडरटेक स्टडी, मतलब कि आप वहाँ जाके स्टडी नहीं करोगे,
टाइम पे ऑस्ट्रेलिया से निकलोगे, फिंगरप्रिंट भी दोगे, सारी चीज़ें आप दोगे, ठीक है ना। देन इसको हम, अच्छा अब आप ऊपर देख सकते हैं ये आपका लास्ट पेज था। अब मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। अच्छा एक फील्ड रह गई, देखा ये मैंने नहीं किया तो उसने आगे कंटिन्यू नहीं किया। सही है दोस्तों, ये आ गई मेरी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई। इसने मुझे रिव्यू करने के लिए पूरा फॉर्म दे दिया है। अब मैं इस पूरे फॉर्म को दोबारा से रिव्यू कर सकता हूँ एंड देन मैं इसको नेक्स्ट कर दूँगा। आप थोड़ा टाइम लेके इसको रिव्यू ज़रूर कीजिएगा। अच्छा अब जो है वो ये मेरी एप्लीकेशन हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, अब आप नीचे आ जाएं। नीचे सबसे पहले क्या है भाई, ट्रैवल डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या है, आपने अपने, अब जो ये अटैचमेंट्स की बात हो रही है, आपको अपने पासपोर्ट को अटैच करना है। दूसरा नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, ये आपका CNIC हो जाएगा, ठीक है, नेशनल ID कार्ड। एविडेंस ऑफ एप्लीकेंट प्रीवियस ट्रैवल, ये आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो जाएगी। जैसे अब आप ये सेलेक्ट कर लें, वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो यहाँ पे वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी, जो आपके जो है वो स्टैंप्स लगे, सॉरी जो आपके वीज़ा स्टिकर्स लगे हुए हैं। अगर आप एंट्री एग्जिट स्टैम्प करेंगे तो एंट्री एग्जिट स्टैम्प्स की आप PDF सेव करके वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप FRC अपलोड करेंगे, यहाँ पे आप अपना ट्रैवल प्लान अपलोड करेंगे, यहाँ पे आप अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे, और यहाँ पर आप अपना जो है वो करंट एम्प्लॉयर जो है, या तो आप अगर जो बिज़नेस कर रहे हैं तो अपना बिज़नेस की डिटेल आप वो करेंगे। अच्छा अब क्योंकि ऑब्वियसली मैं ये डॉक्यूमेंट अभी अपलोड नहीं कर रहा हूँ, जैसे ही आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, आप नेक्स्ट करेंगे, अगले पेज के ऊपर आपका पेमेंट का सिलसिला आ जाएगा। आप अपनी पेमेंट कार्ड के थ्रू प्रोसेस करेंगे। 190 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो विजिट वीज़ा की फ़ीस है। उसको सबमिट करने के बाद आपको ईमेल के ऊपर आपकी डेट आ जाएगी कब आप जाके बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। दिस इज़ द होल प्रोसीजर। अब मेरे हिसाब से अगर आपने ये मेरी 15-20 मिनट की वीडियो पूरी देखी है तो आप बाआसानी अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। स्टिल मैं आपको ये बता दूं कि विजिट वीज़ा का फॉर्म फिल करना इज़ नॉट अ कप ऑफ केक फॉर एवरीवन। उसका रीज़न ये है कि आप जब फॉर्म फिल करते हैं तो सिर्फ आपको डाटा एंट्री नहीं करनी होती, आपको अपना एक एजेंडा बताना होता है, जिसके अंदर आपका ट्रैवल प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी टिकट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी होटल बुकिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी क्वालिफाइड टीम हर केस के ऊपर काम करती है, हर बंदे से मीटिंग करती है, उसकी बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से उसका एक प्लान बनाती है एंड देन हम केस अप्लाई करते हैं। हम कभी भी किसी वीक केस को लेते ही नहीं है। उसका रीज़न ही यही है कि हमें पता होता है कि इसका वीज़ा आएगा या इसका वीज़ा नहीं आएगा, अपनी एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, और हम उन्हीं लोगों का ले रहे होते हैं जिनके अच्छे चांसेस होते हैं। अगर आप लोग हमसे अपना वीज़ा बुक कराना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 0333 3599 811 पे। आई होप सो ये वीडियो आपको हेल्प आउट करेगी अपने ऑस्ट्रेलियन विजिट वीज़ा एप्लीकेशन को फिल करने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।